ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। इसके अंदर जो है वो हम डीसी ड्राइव और एसी ड्राइव्स के डिफरेंट जो एस्पेक्ट से हम जो है वो कुछ सिनेरियोज को डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। उनकी डेरिवेशंस हैं, उनके क्वेश्चंस हैं जो हम उसमें जो है उनको यूज़ करेंगे और उसके पीछे क्या लॉजिक है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो डीसी ड्राइव्स हैं, तो उसके कुछ सवाल हम देखते हैं। जैसे ये एक क्वेश्चन नंबर 1 में है कि 750 HP हॉर्स पावर 250 वोल्ट 1200 रोटेशन पर मिनट डीसी मोटर इज कनेक्टेड टू अ 208 वोल्ट जो सप्लाई है उससे कनेक्टेड है। 3 फेज सप्लाई है, 60 हर्ट्ज लाइन है, यूजिंग अ 3 फेज ब्रिज कन्वर्टर। तो ये आपके सामने फिगर है जिसमें क्या कहते हैं कंट्रोल रेक्टिफायर के थ्रू ये कन्वर्टर ब्रिज बनाया गया है और इसका अल्फ़ा जो है वो गिवन नहीं है, वो हमें यकीनन निकालना होगा। तो आगे हम देखते हैं इसमें क्या कैलकुलेट करना होगा। ये जो ई है, ये ई जो है बेसिकली ये लाइन वोल्टेजेस है 3 फेज के, और ई डी जो है ये आउटपुट है आपके कन्वर्टर ब्रिज का। ये डीसी मोटर है, तो उसकी जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ई नॉट है, और जो करंट है जो सीरीज में मतलब जो करंट ड्रॉ करेगी तो वो 2500 एम्पेयर है। और इसी तरह से जो फुल लोड आर्मेचर करंट इन्होंने दे दिया है और रेजिस्टेंस बता दी है कि 4 मिली ओम इसकी रेजिस्टेंस है। तो अब हम इसको देखते हैं। और द फुल लोड आर्मेचर करंट इज 2500 एम्पेयर एज आई टोल्ड यू अर्लियर एंड द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 4 मिली ओम। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं। ये डीसी मोटर का एक न्यूमेरिकल अब हमें करना है। इसकी कैलकुलेशन क्या है कि हमें कैलकुलेट करना है द रिक्वायर्ड फायरिंग एंगल अंडर रेटेड फुल लोड कंडीशंस। ठीक है, फुल लोड जो रेटेड कंडीशंस हैं डीसी मोटर की उस पर जो फायरिंग एंगल है वो रिक्वायर्ड क्या होगा। फिर फायरिंग एंगल रिक्वायर्ड सो दैट द मोटर डेवलप्स इट्स रेटेड टॉर्क एट 400 रोटेशन पर मिनट। ठीक है, तो हमें पहले ये देखना है कि जो मोटर है वो 1200 रोटेशन पर मिनट की, तो इस पर इसकी जो कैलकुलेशन है वो हमें निकालनी है और इसको यूज़ करके हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि क्या करना है। अब एट फुल लोड कन्वर्टर मस्ट डेवलप अ डीसी आउटपुट ऑफ 250 वोल्ट। तो फुल लोड जो कन्वर्टर है उसका आउटपुट जो है वो 250 वोल्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ईडी जो है वो गिवन है कि 250 वोल्ट इसने जनरेट करने हैं, और जो ई जो है हमारे पास वो क्या है, वो हमारे पास है 208, जो कि क्वेश्चन के अंदर बता दिया यहाँ पे कि जो मोटर कनेक्टेड है जिस लाइन वोल्टेज से वो ई है 208 वोल्ट, वो हमें पता है। और जो कन्वर्टर का आउटपुट है वो हमें पता है। तो हमारे पास इक्वेशन होती है कि जो लाइन वोल्टेज और उसका रिलेशनशिप विद आउटपुट ऑफ दी जो कन्वर्टर है, तो उसका फॉर्मूला क्या है कि 1.35 जो फॉर्मूले का कांस्टेंट है, और ई जो है वो लाइन वोल्टेज है, उसको मल्टीप्लाई करना है कॉस अल्फा से। ठीक है, तो जो अल्फा है वो हमें इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं कि ई डी और ई को एक तरफ ले जाए, 1.35 को एक तरफ ले जाए, फिर इनका कॉस इनवर्स हम कैलकुलेट कर ले तो अल्फा हमारे पास 27 डिग्री हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से हमें कुछ चीज़ें और कैलकुलेट करनी होंगी जो कि हम आगे फॉर्मूले में यूज़ करेंगे कि आर्मेचर जो ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं करंट और रेजिस्टेंस की मदद से, जो कि गिवन थी ऑलरेडी हमारे पास 2500 एम्पियर, और 4 मिली ओम जो थी वो 0.004 जो है वो बनती है एक्चुअल वैल्यू। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 वोल्ट आ जाएगा। तो 10 वोल्ट जो है वो रेजिस्टेंस के अक्रॉस ड्रॉप था। फिर काउंटर जो ईएमएफ है 1200 रोटेशन पर मिनट पे, क्योंकि इसकी मदद से ही हमने जो है 400 रोटेशन पर मिनट पे वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो काउंटर ईएमएफ जो है एट 1200 रोटेशन पर मिनट वो हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ई नॉट है इज इक्वल टू ई डी, जो कि 250 वोल्ट है, जो हमने यहाँ पे पहले बताया था कि जो फुल लोड कन्वर्टर आउटपुट है वो ई डी जो है 250, यानी ई डी माइनस करेंगे आप इसमें से वोल्टेज ड्रॉप जो कि आर्मेचर में हो रहा है आई आर। तो हमारे पास जो एट 1200 रोटेशन पर मिनट जो ई नॉट है वो 240 वोल्ट हमारे पास आ गया। तो अब हमें ई नॉट पता है 1200 रोटेशन पर मिनट जो कि काउंटर ईएमएफ है, और हम अल्फा निकाल चुके हैं कन्वर्टर का। ठीक है, तो 27 डिग्री पर जो कि फुल लोड कंडीशन पर है, फुल लोड रेटेड कंडीशन पे,
क्योंकि यहाँ पे जो डीसी मोटर की जो स्पेक्स आपको बताई गई है, 250 वोल्ट जो है मोटर का इनपुट होगा, 1200 रोटेशन पर मिनट जो है इसकी मैक्सिमम रेटेड आरपीएम है, और ये इसकी टोटल पावर 750 हॉर्स पावर। तो ये फुल लोड कंडीशन है मोटर की, ठीक है। तो इस पर हमने जो है काउंटर सीएमएफ जो है वो कैलकुलेट कर लिया। देन जो सेगमेंट बी है, अब हमने एक और जो है वो क्या कहते हैं फिगर ड्रॉ करिए, और इसके अंदर हम मोटर की जो आरपीएम है ना वो हमने रिड्यूस कर दिया, 400 आरपीएम कर दिए, ठीक है, रोटेशन पर मिनट। और जो आर्मेचर ड्रॉप है हमको पता है कि 10 वोल्ट है। तो ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि टू डेवलप रेटेड टॉर्क एट 400 रोटेशन पर मिनट द आर्मेचर करंट मस्ट स्टिल बी 2500 एम्पियर, द सीएमएफ एट 400 रोटेशन पर मिनट इज। तो अब हमने 400 रोटेशन पर मिनट से 1200 रोटेशन पर मिनट का जो रेशियो है, इनका डिफरेंस है, वो हमने मतलब रेशियो डिवाइड करके हम एक कांस्टेंट रेशियो निकाल लेंगे इनका। न्यूमरेटर में हमने 400 रखा, डिनोमिनेटर में 1200 रख के अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उस ई नॉट से जो हमने 1200 पे कैलकुलेट करी थी प्रीवियसली। तो वो 240 वोल्ट है, देखें, ठीक है। तो ई नॉट जो है वो इस फॉर्मूले के अंदर है कि यानी आपने जो रिक्वायर्ड आपके आरपीएम है और जो फुल लोड रेटेड आरपीएम थे उसका उसका रेशियो आपने निकालना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई उसको कर देना है ई नॉट एट फुल लोड कंडीशन। तो आपके पास जो ई नॉट आ जाएगा वो 80 वोल्ट आ जाएगा। तो डेफिनेटली जब आपने आरपीएम उसके कम कर दिए हैं, तो प्रीवियसली ई नॉट जो है वो 240 वोल्ट थे जब 1200 आरपीएम थे। अब ई नॉट जो है आरपीएम कम करने की कम होने की वजह से डेफिनेटली जो आर्मेचर जो वोल्टेज ड्रॉप है वो अब कम हो जाएगा, 80 वोल्ट हो जाएगा। और 80 वोल्ट होने की वजह से जो है ये इस बात की तरफ इशारा है कि जाहिर सी बात है आरपीएम कम हुआ तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। तो आर्मेचर आईआर ड्रॉप हम पहले निकाल चुके हैं, 10 वोल्ट है। तो आर्मेचर टर्मिनल वोल्टेज अब हम जो कैलकुलेट करेंगे तो ई नॉट को हम उसमें ऐड अप करते हैं कि जो भी टर्मिनल वोल्टेज है टोटल वो किसके बराबर होते हैं, कि एक तो वो हम सी एम एफ निकालते हैं यानी काउंटर ई एम एफ, वो हमने निकाल ली जो कि हमारे रिक्वायर्ड आरपीएम है उस पर, और उसमें हमने जो आई आर यानी आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप है उसको भी एडअप कर लिया। तो फाइनल हमारे पास जो ईडी आ गया वो 90 वोल्ट आ गया। तो जो कन्वर्टर है उसका आउटपुट जो है वो अब 90 वोल्ट जनरेट होना चाहिए, तभी ये मोटर 400 आरपीएम पे रोटेट करेगी, यानी इसके वोल्टेज हमने कम कर दिए हैं, ठीक है। क्योंकि ये डीसी मोटर है तो हम जो है वो फायरिंग एंगल से सारा काम करेंगे। अब 90 वोल्ट जो कन्वर्टर आउटपुट कब जनरेट करेगा उसका हमें अल्फा निकालना है। तो ईडी हमें पता है और ई हमें पता है, तो हमने फॉर्मूले में रख के अल्फा निकाल लिया। तो देखें अब हमने एंगल जो है वो 71 डिग्री 71 डिग्री रखा है। सॉरी मैं सेंटीग्रेड बोल रहा था, स्लिप ऑफ द टंग हो गया। 71 डिग्री जो है वो एंगल रखना है। तो एंगल बढ़ाने से वोल्टेज जो है वो कम हो रहे हैं, ठीक है। प्रीवियसली जो एंगल था वो 27 डिग्री था, तो 27 डिग्री पे जो आउटपुट था कन्वर्टर का वो 250 वोल्ट था। और जो क्या कहते हैं आपका जब आपने एंगल जो है वो 71 डिग्री रखा है तो आपके जो आउटपुट है वो बन गया 90 वोल्ट। तो 250 से आप जब 90 वोल्ट पे हमें ईडी को देखना होगा, कन्वर्टर का जो आउटपुट है वो ईडी दैट इज ईडी। तो यहाँ पे जो ईडी है वो 250 वोल्ट है, और फाइनली जो हमने रोटेशन कम करने के लिए जो ईडी निकाला वो ईडी था 90 वोल्ट। और 90 वोल्ट जो है वो डिपेंड कर रहा है कि एंगल जो है वो हम बढ़ा दें। तो जितनी अब डिले के बाद हमने एंगल जब हम इस एस को फायर करेंगे तो वो करंट जो कंडक्शन करेगा वो पर्टिकुलर 180 डिग्री तक करेगा और 71 डिग्री से लेकर करेगा। तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करेगा तो वोल्टेज भी ड्रॉप होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 था, और इसमें हमने अल्फा भी निकाल लिया, 400 आरपीएम पे भी निकाल लिया रोटेशन पर मिनट पे, और ई नॉट भी हमें पता चल गया। ई नॉट जो है वो हमने 80 वोल्ट निकाल लिए जो सी एम एफ, ठीक है। और आर्मेचर जो ड्रॉप है वो हमें पता है कि 10 वोल्ट है, क्योंकि ड्रॉप तो 10 वोल्ट ही रहेगा और करंट जो है वो ही रहेगा 2500 एम्पियर, ठीक है। बस एंगल हमने शिफ्ट किया तो टोटल वोल्टेज जो है वो ओवरऑल हमने, तो वोल्टेज डिवाइडर की वजह से 10 वोल्ट ड्रॉप होके तो ईडी जो है वो उसमें अब हम अगर एडअप करते हैं तो टोटल जो ईडी हमारा तो 90 वोल्ट बन गया। तो 90 में से 10 तो ये इस्तेमाल कर लेगा और रिमेनिंग जो वोल्टेज है वो यहाँ आ जाएंगे, ठीक है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में द डीसी मोटर इन फिगर 8, ठीक है, हैज एन आर्मेचर वोल्टेज ऑफ 450 वोल्ट while drawing a current of 1500 एम्पियर, ठीक है। कन्वर्टर 1 delivers a current ID1 of 1800 एम्पियर एंड कन्वर्टर 2 absorbs 300 एम्पियर, ठीक है। जो कन्वर्टर 1 है उसके करंट जो है वो ज़्यादा है, कन्वर्टर 2 का जो करंट है वो कम है। तो डेफिनेटली जिसका करंट ज़्यादा है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा, जिसका कम है वो कम करेगा। इफ़ द AC लाइन वोल्टेज फॉर ईच कन्वर्टर इज 360 वोल्ट, लाइन वोल्टेज भी हमें पता चल गया। कैलकुलेट दी फॉलोइंग, तो अब हमें फॉलोइंग ये 4 फैक्टर्स हमें फाइंड करने के। दैट डीसी पावर एसोसिएटेड विद कन्वर्टर 1 एंड 2, तो कन्वर्टर 1 और 2 का तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। करंट हमें पता है, लाइन वोल्टेजेस हमें पता है, उनको मल्टीप्लाई करके हम उनकी जो पावर है हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर एक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम द इनकमिंग 3 फेज लाइन, ठीक है, ये एक्टिव पावर भी हमें जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब ये होता क्या है एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, इसका मैं अभी बताऊंगा, मगर पहले हम देख लेते हैं सवाल में हमें करना क्या है। फिर सी में हमें फायरिंग एंगल्स ऑफ कन्वर्टर 1 एंड कन्वर्टर 2 दोनों के हमें निकालने हैं, और ये ज़रूर देखना होगा कि कन्वर्टर 1 रेक्टिफायर है या इन्वर्टर है, या कन्वर्टर 2 इन्वर्टर है और वो या रेक्टिफायर है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी, ठीक है। द रिएक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम द इनकमिंग 3 फेज लाइन। अच्छा, ये डीसी अगर मोटर है, जाहिर सी बात है इसमें हमें इन्वर्टर की तो ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, ये अलग बात है कि अगर वो एज ए जनरेटर काम कर रही है तो उसकी जो एनर्जी है वो हम वापस से लाइन में ट्रांसफ़र कर दें या उसको यूटिलाइज कर लें। तो ये हमें एप्लीकेशन को देखना होता है, ये देखकर हम डिसाइड करते हैं। अब द रिएक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम द इनकमिंग 3 फेज, अब देखिए इसमें रिएक्टिव पावर भी निकालनी है, एक्टिव पावर भी निकालनी है, फिर एसोसिएटेड पावर भी निकालनी है। अब हम इनको देख लेते हैं कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर होता क्या है। इज दैट द एक्टिव पावर इज द एक्चुअल पावर, ठीक है, जो कि हम P से डिनोट करते हैं, विच इज डिसिपेटेड इन द सर्किट, जो कि आई स्क्वायर आर लॉस कह दें आप, या V इक्वल्स टू, मतलब क्योंकि V इक्वल्स टू आई आर होता है, तो पावर जो है वो बराबर होती है P इक्वल्स टू वी आई। तो V की जगह पे आप जब आई आर रखते हैं तो वो आई स्क्वायर आर बन जाता है, ठीक है। तो इट इज मेजर्ड इन व्हाट सिंबलाइज्ड बाय द कैपिटल लेटर P। तो जो एक्टिव पावर है वो तो एक्चुअल पावर होती है। अब इसी तरह से हम रिएक्टिव पावर को भी देखेंगे, और वो क्या होती है, पावर मेयरली एब्जॉर्ब एंड रिटर्न इन लोड ड्यू टू इट्स रिएक्टिव प्रॉपर्टीज इज रिफर टू एज रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर जो है वो इंडक्टिव लोड होता है, जो कि उसकी रिएक्टेंस की वजह से, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वजह से, कि जो बैक ईएमएफ होती है वो जब वो जनरेट करता है तो हम उसको रिटर्न कर देते हैं सोर्स की तरफ वापस, तो हम उसको कहते हैं रिएक्टिव पावर। और रिएक्टिव पावर को हम डिनोट करते हैं Q से, और इसकी जो रेटिंग होती है ना वो होती है वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव, ठीक है। तो इसका VAR हम कहते हैं, और रिएक्टिव पावर का मतलब ये है कि वो मतलब एक्चुअल पावर नहीं होती है, और ये लोड पे डिपेंड करती है। लोड की अगर रिएक्टिव प्रॉपर्टी, इंडक्टिव लोड की, या कोई कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर की भी रिएक्टेंस होती है जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक्टिव हो जाती है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये उन दोनों की प्रॉपर्टीज की वजह से ये हम सम टाइम कैलकुलेट करते हैं कि जो रिएक्टिव पावर है वो कैलकुलेट कर लें, क्योंकि जब भी ड्राइव्स की बात होगी तो वहां पे रिएक्टिव पावर भी आपको पता होनी चाहिए। अब फाइनली हम आ जाते हैं कि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होता है, अपेरेंट पावर। अपेरेंट पावर जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। द कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्टिव पावर एंड ट्रू पावर इज कॉल्ड अपेरेंट पावर, यानी रिएक्टिव पावर और एक्टिव पावर को मिला के अपेरेंट पावर बना देते हैं हम। एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ अ सर्किट्स वोल्टेज एंड अ करंट विदाउट रेफरेंस टू फेज एंगल, फेज एंगल इसमें नहीं होता। अपेरेंट पावर इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ VA, ये VA होती है, ठीक है, एंड इट इज सिंबलाइज्ड बाय द कैपिटल लेटर S, ठीक है। तो अब अंडरस्टूड है कि जब कि KVA क्या होता है या किलोवाट क्या होता है, क्या डिफरेंस है, तो इसके बाद ये कन्फ्यूजन अब हमारी दूर हो जानी चाहिए कि भाई रिएक्टिव पावर का मतलब क्या है, कि रिएक्टिव प्रॉपर्टी है लोड की, और जब हम दोनों कॉम्बिनेशन की बात करेंगे कि रिएक्टिव भी उसके अंदर मर्ज कर दें और वो भी मर्ज कर दें, तो दोनों के कॉम्बिनेशन एक्टिव पावर का मिलके और रिएक्टिव पावर का मिलके जो है वो क्या कहते हैं, अपरेंट पावर बन जाती है, ठीक है। अब हम वापस से क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
और इससे पहले हम फिगर नंबर 8 को देख लेते हैं। तो जो फिगर नंबर 8 है इसके अंदर पहले तसल्ली से हम ये सर्किट को थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। इस सर्किट की जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने आगे नहीं दी है, ठीक है। तो मैं जो है वो यहीं इसको डिस्कस कर लेता हूँ कि असल में यहाँ पे हमने जो सोर्स है ना हमारी, वो 3 फेज है और प्राइमरी जो है वो डेल्टा सिंगल प्राइमरी इसमें है, और जो सेकेंडरी वाइंडिंग्स है यहाँ पर 2 हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग्स यहाँ पर 2 हैं। एक वाइंडिंग है 1 2 3 और स्टार वाइंडिंग, और सेकेंडरी जो दूसरी वाइंडिंग है वो है 9 7 8। फिर इसके अंदर 2 कन्वर्टर्स यूज़ किए गए, और पहला कन्वर्टर जो है वो उसका सिंपली काम क्या है कि मोटर को जो है वो ड्राइव करना है, और डीसी लिंक जो कि चो के इंडक्टर है, इसका काम क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल स्पाइक्स होती हैं, हाई सर्जेस होते हैं, उसको नॉर्मलाइज करना, ठीक है। क्योंकि इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी ये होती है कि हाई फ्रीक्वेंसी पर इसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस जो कि अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है इसकी बढ़ जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के। तो हाई सर्जिस पे जब मोटर को आप स्टार्ट करते हैं या स्टॉप करते हैं, और तो मोटर की जो करंट डिमांड है वो बढ़ जाती है ड्यू टू हाई टॉर्क, ठीक है। स्टार्टिंग डिमांड जो है वो ज़्यादा होती है मोटर की, तो करंट भी ज़्यादा चाहिए जब टॉर्क ज़्यादा चाहिए। तो इसकी वजह से होता क्या है कि जो सर्जेस आते हैं उनको ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। जो रिपल्स होते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ये डीसी लिंक जो है। फिर 3 फेज जो है ये रेक्टिफायर है, कन्वर्टर 1 जो है, और कंट्रोल रेक्टिफायर है, ठीक है। इसमें 6 SCRs लगे और ये मोटर को ड्राइव करेंगे। और जो कन्वर्टर 1 का आउटपुट है वो ED1 है, और ED2 जो है वो कन्वर्टर 2 का जो है वो इनपुट है। तो ED1 और ED2 दोनों जो है वो अगर हम जितने भी लॉसेस हैं हम उनको आइडियली नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत ही कम होगा, और कैलकुलेशन को हम इजी करने के लिए जो है तमाम लॉसेस को नेगलेक्ट करेंगे और सारी सिंपल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम सारा काम करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा मेन करंट है वो ID1 माइनस ID2 है, और वो I जो है वो यहाँ फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो ID1 और माइनस ID2 इन दोनों का डिफरेंस है। ID1 जो है वो इनपुट करंट है, ID2 जो है ये रिवर्स करंट है, जो कि मोटर जो है जब अल्लाह भला करे 2 क्वाड्रेंट, यानी ये हमने जो ड्राइव बनाई है ये 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन के तौर पे जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जो कन्वर्टर 1 है उसका ED1 तो वोल्टेज तो फिक्स है, बस करंट जो है वो इन हो रहा है यहाँ मोटर की तरफ, और जो कन्वर्टर 2 जो है वो उस वक्त हम एक्टिव करेंगे जब हम जो मोटर का जो आउटपुट है वो हम वापस से जो सिस्टम में दाखिल कर दें, सोर्स में। तो करंट की डायरेक्शन उस वक्त चेंज हो जाएगी जब हम कन्वर्टर 2 को एक्टिव करेंगे। तो जिसकी वजह से ये जो है 2 क्वाड्रेंट ऑपरेशन है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में मोटर जो है अपना फंक्शन शिफ्ट कर देगी, ऐसा जनरेटर बिहेव करेगी। और जब ये वाला कन्वर्टर 1 एक्टिव होगा तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर काम करेगी। तो ये 2 क्वाड्रेंट कंट्रोल हम देख रहे हैं इस फिगर के अंदर, और इसका हमें जो है वो कैलकुलेशन करनी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब डीसी पावर जो डिलीवर्ड हो रही है कन्वर्टर 1 से, अब वो क्या है, वो सिंपल है, P1 इज इक्वल टू ED1 इज इक्वल टू ID1। अब ED1 क्या होगा, वो 450 है, ठीक है। अब 450 कहाँ से आ गया, द डीसी मोटर हैज एन आर्मेचर वोल्टेज ऑफ 450 वोल्ट। जाहिर है जब मोटर का जो आर्मेचर है उसको 450 वोल्ट मिलने, तो कन्वर्टर 1 आपका जो जनरेट कर रहा होगा वो 450 वोल्ट ही जनरेट करेगा, ठीक है। जब ही तो ये मोटर चलेगी, वरना नहीं चलेगी। और क्या कहते हैं, दोनों के करंट्स हमें पता है, तो हमने क्या करना है, 450 से मल्टीप्लाई करके दोनों की पावर हमने निकाल ली। द पावर एब्जॉर्ब बाय कन्वर्टर 2 ऑपरेटिंग एज एन इन्वर्टर। कन्वर्टर 2 इन्वर्टर के तौर पे काम कर रहा है, कन्वर्टर 1 जो है वो रेक्टिफायर के तौर पे काम कर रहा है। तो दोनों की पावर हमने कैलकुलेट कर ली पार्ट ए के अंदर, ठीक है। और पार्ट ए हमारा क्या था कि डीसी पावर एसोसिएटेड विद कन्वर्टर 1 एंड कन्वर्टर 2, वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब पार्ट बी के अंदर हमें एक्टिव पावर निकालनी है। तो एक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या है कि P इज इक्वल टू P1 माइनस P2, और इसमें जो है वो 810 माइनस 135, दोनों का डिफरेंस निकाल के हमने 675 किलोवाट नेट पावर निकाल लिया हमने, ठीक है। तो एक्चुअल पावर जो है वो ओवरऑल सर्किट की जो निकलेगी वो इसी तरह निकलती है कि P1 और P2। सेकेंडरी वाइंडिंग 1 जो है वो 1 2 3 जो है वो 810 किलोवाट उस पावर डिलीवर कर रही है, और जो सेकंड वाइंडिंग है
वो जो है 135 किलोवाट कर रही है, तो जो नेट एक्टिव पावर है ड्रॉन फ्रॉम द लाइन नेगलेक्टिंग द लॉसेस, हम उसको नहीं लुक आफ्टर कर रहे, तो वो 675 किलोवाट की पावर जो है वो यहाँ से नेट टोटल ड्रॉ हो रही है। अब हम पार्ट सी की तरफ आते हैं। अब हमें जो कैलकुलेट करना है, जो हमारे पास एंगल है, सबसे पहले जो फायरिंग एंगल ऑफ कन्वर्टर वन है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें कन्वर्टर वन का आउटपुट भी पता है, लाइन वोल्टेज भी हमें गिवन थे 360, और फॉर्मूला भी हमें पता है, तो अल्फा वन हमने निकाल लिया 22.2 डिग्री कि अगर जो आउटपुट कन्वर्टर वन का है वो 450 है, तो उस पर 22 डिग्री फायरिंग एंगल होगा। और ED2 और ED1 दोनों बराबर हैं, हम दरमियान में जितने लॉसेस हैं उसको हम नेगलेक्ट करके उनको बराबर ले रहे हैं, तो कन्वर्टर टू जो है वो एक्चुअली कन्वर्टर वन को ही फॉलो करेगा। मगर कन्वर्टर टू इन्वर्टर के तौर पे काम कर रहा है, तो इन्वर्टर का मतलब ये है कि वो रेक्टिफायर से वो 180 डिग्री फेस शिफ्ट होता है, तो 180 डिग्री जो है वो हम माइनस करेंगे 180 में से, और अल्फा वन तो रिमेनिंग जो एंगल है वो हम निकाल लेंगे, तो इन्वर्टर जो है जब काम करेगा तो 157.8 डिग्री अल्फा टू जो है वो फायरिंग एंगल होगा कन्वर्टर टू का। यानी हमें ये बात याद रखनी है कि जब भी हम इन्वर्टर का अगर एंगल कैलकुलेट करना चाहेंगे कन्वर्टर यानी टू का, तो कन्वर्टर वन का जो है वो 180 में से डिफरेंस निकालेंगे। जो एक्चुअल फार्मूला है, एक्चुअल फार्मूला वो ये होता है कि अल्फा वन यानी कन्वर्टर वन का एंगल, और इसको आप सम अप कर लें अल्फा टू, इन दोनों का एंगल जो है वो मिलकर 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो जब भी हमें एक एंगल जो भी निकालना होगा और एक हमें अल्फा पता है, तो वो हम 180 में से सिंपली उसको माइनस करेंगे और जो रिमेनिंग होगा पार्ट हम निकाल लेंगे आसानी के साथ। ठीक है, तो ये पार्ट सी हो गया। पार्ट डी के अंदर जो है वो हमें रिएक्टिव पावर निकालनी है, तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला सिंपल होता है, Q1 इज इक्वल टू P1 इंटू टेंजेंट ऑफ अल्फा वन। अल्फा वन भी पता है, P1 भी पता है, तो Q1 हमने KVR निकाल लिया। द रिएक्टिव पावर जो है वो भी हमने निकाल ली है, ठीक है, वो भी हमने रख दी। अब रिएक्टिव पावर जो है वो हमने एड अप करनी है। कॉन्सिक्वेंटली द रिएक्टिव पावर ड्रॉन फ्रॉम द इनकमिंग थ्री फेज लाइन इज, इन दोनों का एडिशन हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिएक्टिव पावर को हमने ऐड क्यों किया, जबकि जो टोटल नेट पावर थी एक्चुअल पावर उसको हमने माइनस कर दिया। वो इसलिए कि ये जो सर्किट है ना ये एब्जॉर्ब कर रहा है, जो भी रिएक्टिव पावर है ना उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, इस वजह से हमने उसको ऐड किया, क्योंकि वो वापस से जो सोर्स है उसमें ट्रांसफर कर रहा है जो रिएक्टिव एनर्जी है जनरेटर के तौर पे। जब मोटर काम करेगी, जब आप उसको ऑफ करेंगे कन्वर्टर वन को, तो मोटर एज अ जनरेटर काम करना शुरू कर देगी, और उस वक्त जो उसका करंट है ना वो वापस से सोर्स में जाना चाहिए। तो वो जो है वो हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो हमने कन्वर्टर टू के साथ करी है, तो इसलिए रिएक्टिव पावर को वो एब्जॉर्ब करेगा, तो इसलिए हमने उसको ऐड किया। यही पॉइंट हमने यहाँ लिखा है कि इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट वेयर एज द एक्टिव पावर सब्ट्रैक्ट, ठीक है, द रिएक्टिव पावर है वो ऐड करिए। द रीजन इज दैट अ लाइन कम्यूटेड कन्वर्टर ऑलवेज एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर वेदर इट फंक्शंस एज अ रेक्टिफायर और इन्वर्टर। ठीक है, लाइन कम्यूटेड कन्वर्टर LCC कहते हैं उन्हें, और ये यूजेस AC लाइन वोल्टेजेस फॉर SCRs कम्यूटेशन। कम्यूटेशन का मतलब होता है कि स्विच ऑफ करना। SCR जो एक ऐसी डिवाइस है कि इसको आप अगर किसी एंगल पर गेट पर आप पॉजिटिव सप्लाई दे दें, तो ये जो है कंडक्शन मोड में आ जाता है SCR, और ये उस वक्त तक कंडक्ट करता रहता है जब तक या तो आप इसको बाय फोर्स जो है गेट को ज़ीरो कर दें और इसको ऑफ कर दें, और या फिर नेचुरली इसको आप चलने दें, और जैसी जो इसकी मेन इनपुट वोल्टेज है जो एनोड से कैथोड की तरफ सोर्स सप्लाई जा रही है वो अगर ऑफ होगी बिलो दी फॉरवर्ड जो बाइजिंग जो वोल्टेज है उससे जैसे ही बिलो होंगे, तो ये नेचुरली जो है वो ऑफ हो जाएगा, तो इसको लाइन कम्यूटेशन कहते हैं। लाइन कम्यूटेशन का फ़ायदा ये होता है कि जो सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, और SCR को जो है वो हैंडल करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब जो है वो हम देखेंगे कि AC ड्राइव्स। ठीक है, अब AC ड्राइव में भी हम ये देखेंगे कि किस तरह से जो है वो फायरिंग एंगल्स पे डिपेंड करता है वोल्टेज। जैसे DC ड्राइव में हमने देखा कि एक कन्वर्टर था, एक इन्वर्टर था, तो इन्वर्टर जो है वो हम सोर्स जो है उसमें एडअप कर रहे थे जो भी जनरेटिंग पावर थी, तो इसी तरह से जो AC ड्राइव है
उसके अंदर भी अब हम क्या करेंगे कि मोटर है वो एसी है तो उसको 3 फेज सप्लाई चाहिए और फिर विद सम पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी। तो स्पीड जो है वो हम फ्रिक्वेंसी के थ्रू वेरी करेंगे। इसके अलावा अगर हम जो कोई ऐसी मोटर यूज़ करते हैं जिसकी सिंक्रोनस स्पीड से ज़्यादा अगर उसकी स्पीड बढ़ जाती है तो वो जनरेटिंग मोड में आ जाती है। तो जब वो जनरेटिंग मोड में आती है तो उसकी पावर को हम यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट जो है वो वेराइटीज़ हम देख लेंगे इस लेक्चर में। अब एसी ड्राइव में जो क्वेश्चन नंबर 1 है कि स्टैंडर्ड 3 फेज 16 पोल वाली हमने एक स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है इज रेटेड एट 460 वोल्ट। अब इंडक्शन मोटर है वो एसी इंडक्शन मोटर कहलाती है जिसकी एक स्टेटर वाइंडिंग है, एक रनिंग वाइंडिंग है। ठीक है, जो कि हम क्या कहते हैं एक दोनों की अलग अलग है। तो हम उसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि वो एक ट्रांसफार्मर की तरह है। ठीक है, तो उसकी सिंक्रोनस स्पीड भी होती है और पोल्स पे डिपेंड करती है उसकी जो स्पीड और टॉर्क। और जितने हम ज़्यादा पोल्स लेते हैं उसकी स्पीड उतनी कम हो जाती है। तो जो मोटर इज़ रेटेड एट 460 वोल्ट और 60 हर्ट्ज। ठीक है, हमें पोल पता है, उसके वोल्टेज पता है और 3 फेज है, फ्रीक्वेंसी पता है। तो वी वांट द मोटर टू रन एट अ नो लोड स्पीड ऑफ अबाउट 225 रोटेशन पर मिनट while maintaining the same flux in the air gap। ठीक है, अब 225 रोटेशन पर मिनट है। पहले हम उसकी सिंक्रोनस स्पीड देखेंगे, सिंक्रोनस स्पीड क्या है, और फिर उसकी नो लोड जो स्पीड है वो हम देखेंगे कि 225 होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को कितना शिफ्ट करना होगा वो हमें देखना है। अब हम देखेंगे 225 रोटेशन पर मिनट है तो एक्चुअल सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी। हमें पोल्स पता है, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं और फ्रिक्वेंसी पता है। तो सिंक्रोनस स्पीड का एक स्टैंडर्ड फार्मूला है एन एस इज इक्वल टू 120 इंटू फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई पोल। फ्रिक्वेंसी 60 है, पोल हमें पता है 120 जो है वो फार्मूले का कांस्टेंट है क्योंकि 3 फेज लाइन है और तीनों फेजेस एक दूसरे से 120 डिग्री उनमें फेज डिफरेंस होता है। तो सिंक्रोनस स्पीड जो है वो 450 रोटेशन पर मिनट है। अब सिंक्रोनस स्पीड जो है वो हमें हाफ करनी है क्योंकि 225 रोटेशन पर मिनट बिल्कुल हाफ है 450 के। तो अब हमें 225 रोटेशन पर मिनट पे जो वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी हमें जो चाहिए तो उसका रेशियो हमें मिलेगा दोनों फ्रीक्वेंसीज को डिवाइड करके। रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी और एक्चुअल जो सिंक्रोनस स्पीड है उसका रेशियो हम निकालेंगे तो 1/2 है। तो हमें हाफ करने होंगे वोल्टेज भी और फ्रीक्वेंसी भी। तो इसीलिए हमारे पास जो लाइन वोल्टेजेस है, रेटेड वोल्टेज जो थे 460 थे मोटर के, तो जब हम उसको हाफ कर देंगे, ठीक है, तो इसी के साथ हमें फ्रीक्वेंसी भी हमें हाफ करनी होगी क्योंकि वी बाय एफ फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज का जो रेशियो है वो हमें चेंज करना होता है। तो उसके अकॉर्डिंगली अब हमें 30 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी देनी होगी और 230 वोल्ट जब हम देंगे तो 225 रोटेशन पर मिनट जो है वो हम इजीली जो है वो रोटेशन हम स्पीड जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो है ये कैलकुलेशन इस तरह से हम करते हैं। तो हमें ये चीज़ नोट करनी है कि जब भी मोटर की स्पीड हमें कम करनी होगी तो डेफिनेटली फ्रिक्वेंसी कम करनी होगी और फ्रिक्वेंसी कम करने के लिए डेफिनेटली हमें वोल्टेज भी कम करने होंगे। जो हमारा कन्वर्टर है उसके आउटपुट जो वोल्टेज है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो एक ब्लोअर मोटर है जो कि फिगर 18 में शो की गई है और इसके 4 पोल हैं और फुल लोड रेटिंग जो है वो 2 HP है जो कि मैकेनिकल इसकी पावर है, फुल लोड पावर, और 240 वोल्ट इसकी रेटिंग है। जो वोल्टेजेस हैं इसके लाइन वोल्टेजेस, और 3 फेज जो है वो 360 हर्ट्ज सप्लाई है। और इसकी जो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व है वो फिगर 19 के अंदर गिवन है। तो उसकी मदद से हम जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी और इसके बिहेवियर को समझना आसान हो जाएगा। तो हमें जो कैलकुलेशन करनी है वो फुल लोड रेटेड स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है और फुल लोड हमें टॉर्क निकालना है। तो सबसे पहले जब भी फुल लोड की बात होगी तो हमें जो है इसकी सिंक्रोनस स्पीड मालूम करनी होगी और उसी की मदद से हम सारे काम करेंगे। ब्लोअर मोटर जो है वो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, उसको हमने यूज़ किया इस कंडीशन के अंदर। स्क्विरल केज जो है वो नॉर्मल इंडक्शन मोटर से बस ज़्यादा फर्क नहीं होता, उसकी केसिंग का फ़र्क होता है। वो स्क्विरल यानी केज टाइप जो है उसकी केसिंग होती है स्टेटर, तो बस ये उसमें फ़र्क होता है और कंस्ट्रक्शन का स्टेटर का फ़र्क होता है, बाकी उसकी वर्किंग जो है वो सेम ही होती है इंडक्शन मोटर की। तो अब इस फिगर में आप देखें कि वेरिएबल जो है वो वोल्टेज जो है वो ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू इसको सप्लाई किए जा रहे हैं
और जो इनपुट है वो I1 है और I है, ठीक है। तो वोल्टेज वेरिएशन की मदद से और फ्रिक्वेंसी की मदद से हम इसकी स्पीड को जो है वो कम कर सकते हैं। तो अब हम जो है वो पहले ग्राफ को देखते हैं। इस मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कर्व है किसी भी मोटर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी फंक्शन को समझने के लिए। तो इस ग्राफ के अंदर आप देखें कि यहाँ पे बताया हुआ है कि जो रेटेड वोल्टेज है, यानी जो फुल वोल्टेज जब आप अप्लाई करेंगे इस मोटर को, तो इसका टॉर्क और स्पीड का जो ग्राफ है ना वो कर्व 1 बनेगा, ठीक है। और जो फुल लोड रेटिंग जो गिवन है वो 240 वोल्ट है, ठीक है। तो 240 वोल्ट पे ये इतनी परसेंटेज टॉर्क की होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 100% पे तो ये ज़ीरो है। अगर हम यहाँ पे देखें कि ये 70% पे, 70% अगर स्पीड है तो फुल लोड रेटेड वोल्टेज अगर हम देंगे तो उस वक्त टॉर्क जो है वो इतने परसेंट होगा, 184%, ठीक है। अब हम जो है क्या कहते हैं, अगर इसको और अगर हम पीछे की तरफ जाएं तो 60% अगर स्पीड है तो उस पर आप देखें जो मैक्सिमम वोल्टेज है, जो फुल लोड रेटेड जो ग्राफ है, उसके अंदर टॉर्क जो है वो इसका हो जाएगा 175%। और ये कर्व 2 जो है ये 50% रेटेड वोल्टेज है, यानी कर्व 1 240 पर है तो इसको हम हाफ कर दें तो कितना हो जाएगा 120 वोल्ट। तो 120 वोल्ट जैसी हम देंगे तो ये ग्राफ बन जाएगा, इस मोटर का बिहेवियर इस तरह से होगा। तो अब आप कंपैरिजन करें कि एक्चुअल फुल लोड से और 50% से तो कितना फ़र्क पड़ेगा। देखिए 46% जो है वो टॉर्क आ जाएगा। 70% अगर स्पीड है तो 70% पर टॉर्क जो है फुल लोड पर 184 था, तो हाफ वोल्टेज पे कितना आ जाएगा 46%। तो आप स्टार्ट में ही देख लें कि अगर आपने वोल्टेज हाफ कर दिए तो 25% टॉर्क हो जाएगा और 100% जो है वो फुल लोड पर टॉर्क है इस मोटर का। तो इसी तरह से अगर आप 90% पर देखें तो 90% पर भी आपको वेरिएशन नज़र आएगी कि 100% जो है वो टॉर्क था फुल लोड पर, और अगर आप यहाँ देखें तो ये 25% पे रिड्यूस हो गया। तो ये इसका बिहेवियर है और यही चीज़ जो है मैं पॉइंट्स में मैंने इसको लिखा है कि एट रेटेड वोल्टेज द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जो है वो गिवन है कर्व 1 के अंदर, ठीक है। और हम हाफ अगर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कर्व 2 ऑब्टेन होगा। अब ये जो कर्व 3 है ये क्या चीज़ है, असल में जो टॉर्क होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के स्क्वायर के, यानी स्क्वायर ऑफ द स्पीड। तो उस ग्राफ को हमने सुपर इम्पोज कर दिया इस ग्राफ के ऊपर, तो उसकी मदद से जो है वो हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिले हैं दो, कि अगर हम क्या कहते हैं 90% स्पीड, क्योंकि इंडक्शन मोटर है उसकी सिंक्रोनस स्पीड को अचीव हम नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि मोटर को एज अ मोटर जब फंक्शन करना होता है तो वो सिंक्रोनस स्पीड से कम होती है, तो हम 90% पे ऑलमोस्ट जो है वो रखते हैं। तो 90% पे जो हमारे पास फुल लोड वोल्टेज पे जो आरपीएम हमें मिलेंगे वो कितने मिलेंगे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और टॉर्क हमें पता है वो 100% होगा उस वक्त और स्पीड जो है वो 90% होगी, ठीक है। तो 0.9 का जो फैक्टर है उससे हम सिंक्रोनस स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअली स्पीड 90% पे हमें मिल जाएगी। इसी तरह से जो हाफ वोल्टेज है जो कर्व 2 है इस पर इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 60% जो है स्पीड पर जो हमें टॉर्क मिलेगा वो अराउंड, अगर आप रफ एस्टिमेट करें इस ग्राफ को देखकर, तो 43 की समथिंग कुछ बन रहा है, ठीक है। तो इस ग्राफ का जो है ये फायदा है। तो टॉर्क जो है वो प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज के, टू द स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। द टॉर्क इन कर्व 2 आर ओनली 1/4 ऑफ द करस्पॉन्डिंग टॉर्क इन कर्व 1, दैट इज 25% इन कर्व 2 एंड 100% इन कर्व 1। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इनमें डिफरेंस जो है 1/4 है, क्योंकि स्क्वायर टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो टॉर्क है, इसलिए। तो अब हम आते हैं फॉर एग्जांपल अगर ब्रेक डाउन जो टॉर्क ड्रॉप्स कर दें हम फ्रॉम 184% से, तो वो ड्रॉप होके 46% हो जाएगा। और सिमिलरली अगर 60% स्पीड पर आप देखेंगे तो टॉर्क जो है वो 175 से 43% हो जाएगा, ठीक है। 184 से 46% जो ड्रॉप आ रहा है वो हमारा 70% स्पीड पर आ रहा है, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस की वजह से। और जो कर्व 3 है वो एक्चुअली जो है वो लोड टॉर्क जो है उसका और स्पीड का रिलेशनशिप है जो कि स्क्वायर टाइम्स प्रोपोर्शनल है।
तो वो हमने यहाँ पे शो कर दिया। अब हम इस सवाल की तरफ आते हैं। अच्छा, आखिरी पॉइंट देख लेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ कर्व 1 एंड कर्व 3 शोज दैट द ब्लोअर रन्स एट 90% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, तो सिंक्रोनस स्पीड के 90% ये मूव करेगा। तो यही फॉर्मूला अब हम यूज़ करेंगे। फुल लोड स्पीड हम कैसे निकालेंगे कि 90% ऑफ द सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ही वो हम निकाल लेंगे तो उसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 90% वैल्यू निकालनी है उसकी। तो 120 इंटू फ्रिक्वेंसी, हमें नंबर ऑफ पोल्स भी पता है, फ्रिक्वेंसी भी पता है, तो हमने सिंक्रोनस स्पीड निकाल ली। उसको हम 90% कैसे निकालेंगे, तो 0.9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 90% ये फ्रिक्वेंसी बनेगी। फुल लोड, सॉरी फ्रिक्वेंसी बोल रहा हूँ, फुल लोड जो स्पीड है वो भी हमने कैलकुलेट कर ली। और फुल लोड स्पीड कैलकुलेट करने के बाद सिंपली हमें पावर जो है, मैकेनिकल पावर गिवन है मोटर की, तो 2 हॉर्स पावर है। 2 हॉर्स पावर को हम किलोवाट में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं, या तो आप 1.34 से आप डिवाइड कर दें। इसको समझना थोड़ा मुश्किल है, तो हम सिंपल कर लेते हैं कि जो हमारी 1 HP है वो कितने जो है वो राउंड ऑफ कर लें तो 746 वाट के बराबर होता है 1 HP। तो 2 HP कितने वाट के बराबर होगा, आप उसको मल्टीप्लाई कर लें 2 से 746 को। ठीक है, तो वो तकरीबन अराउंड इतना ही बनेगा। तो इस तरह से आपने मैकेनिकल जो है वो फुल लोड पावर मोटर की कैलकुलेट कर ली। अब हमारे पास टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला 9.55 जो ये कांस्टेंट है, और मैकेनिकल लोड पावर और उसका रेशियो होता है फुल लोड स्पीड। तो उन दोनों वैल्यूज को हमने निकालने के बाद रखा, तो वहाँ पर न्यूटन मीटर में हमारे पास फुल लोड रेटेड टॉर्क भी हमारे पास आ गया, और फुल लोड रेटेड जो आरपीएम है वो भी हमने निकाल लिए। तो इस तरह से हम ये वेरिएशन कर सकते हैं। अब आप अगर इस ग्राफ को देखें तो इस पे आपसे ये सिंपली पूछा जा सकता है कि आपको सिंक्रोनस स्पीड पता है कि भाई 50% अगर स्पीड है तो उस पर मोटर का जो टॉर्क है वो कितना होगा। अब वो 25% यहाँ पे गिवन है, तो आपको फुल लोड टॉर्क जो है वो पता है कितना है। तो उसका जो है 50% स्पीड पर जो फुल लोड जो टॉर्क है वो 150% होगा। तो जब वो 25% पे आ जाएगा तो उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर लें, क्योंकि आपको मैकेनिकल पावर भी पता है मोटर की। तो फुल लोड जो स्पीड है वो भी आपको पता है 50% हो गई है। तो सिंक्रोनस स्पीड आपको पता है 100% वो कितनी है, 1800 है। तो उसकी 50% का मतलब क्या है कि वो 900 उसकी स्पीड आपके पास आ गई है, और 50% के थ्रू आपने 900 आरपीएम भी निकाल लिए, और मैकेनिकल फुल लोड भी आपको मिल गया। तो उस पर टॉर्क भी आप फुल लोड पे टॉर्क भी आपको फॉर्मूले से आप आसानी से निकाल सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपने उसको डिवाइड कर दिया यानी ड्रॉप कर दिया 50% पे, तो उस वक्त टॉर्क क्या होगा वो भी आप 25% कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी के साथ। ठीक है, तो इस तरह से इस सवाल में हम वेरिएशन कर सकते हैं।